साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मेह दर्शन पर। मैं पूनमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर, जिसमें हमने हमारा चैप्टर चल रहा था ओपन एंड क्लोज सेट। तो ओपन एंड क्लोज सेट की हमारी 2-3 क्लासें हो चुकी थी। आज हम आगे उसको कंटिन्यू करते हुए, पिछली क्लास में हमने थ्योरम्स की थी ओपन सेट की, क्लोज सेट की थ्योरम की थी। तो मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ गई होगी। एक थ्योरम की थी हमने और उस क्लोज सेट की डेफिनेशन जानी थी पिछली क्लास में। तो आज हम आगे करेंगे। कल वाला थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, ओपन एंड क्लोज सेट, ओपन एंड क्लोज सेट में हमारी पिछली क्लास तक चर्चा हो चुकी थी क्लोज सेट के बारे में। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम इसके आगे करते हैं, ठीक है। देखो, पहले हम इसको समझते हैं वापस दोबारा से क्लोज सेट क्या होता है। वैसे मैंने पिछली क्लास में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वो पिछली क्लास ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 20-25 मिनट की है, वो वापस ज़रूर देख लेवे ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैंने बताया था, अगर आप किसी सेट में से अगर कोई सेट, अगर किसी सेट में से कोई सेट आप अगर उसमें से माइनस करते हो, कम करते हो, तो जो हमारा प्राप्त रिजल्ट है वो एक ओपन सेट होगा। ओपन सेट ठीक है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में देखा था, अगर आपका कोई सेट, किसी सेट में से कोई सेट आप अगर हटाते हो तो आपको एक ओपन सेट मिल रहा है। इसका मतलब जो जिस सेट को आपने घटाया वो सेट क्या होगा? वो सेट होगा आपका क्लोज सेट। ये थी हमारी डेफिनेशन। अब इस एफ डैश को क्या कहेंगे? ये होता है कॉम्प्लीमेंटिव सेट, यानी पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इस पर हमने एक थ्योरम्स भी की थी। आई होप आपको वो थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। हम आगे बात करते हैं, उस पर भी कुछ से 2 थ्योरम्स और है, उनको देखते हैं। उसके बाद आपकी जो क्लोज सेट की जो थ्योरम्स थी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 2 थ्योरम्स और है, उनको देखिए। देखो, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। बहुत इजी थ्योरम्स है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको वो क्लोज सेट की डेफिनेशन आपको माइंड में अच्छी तरह से याद है, रिवाइज है, तो आपको ये थ्योरम्स बहुत इजी लगेगी देखने। किसी दूरिक समष्टि एक्स डी में सर्वत समुच्चयों के एक सर्वत संग्रह का, सर्वत समुच्चयों के एक स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ, किसका सर्वनिष्ठ? स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ। इसका सर्वनिष्ठ भी क्या होता है? एक सर्वनिष्ठ सर्वत होता है, सर्वत होता है। ये हमारी स्टेटमेंट है। इंग्लिश के छात्रों के लिए लिख लीजिए आप, इन एनी मैट्रिक्स स्पेस
एक्स डी द इंटरसेक्शन ना बोलते देखो दोबारा, इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज, एन आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ये हमारी स्टेटमेंट दे रखी है, इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम इजी थ्योरम्स है। पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखो क्या देख रखा है, किसी दूरिक समष्टि एक्स डी, कोई एक दूरिक समष्टि दे रखी है आपको एक्स डी, ये कोई एक दूरिक समष्टि है एक्स डी, ठीक है। अब इसके अंदर ये दूरिक समष्टि किसकी है, सभी सर्वत समुच्चयों का एक सवच्च संग्रह। इसके अंदर बहुत सारे बहुत सारे सर्वत समुच्चय, मेरा कहने का अर्थ है इसके अंदर बहुत सारे क्लोज सेट हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्लोज सेट है, क्लोज सेट, यहाँ पर क्लोज सेट, यहाँ पर क्लोज सेट, यहाँ पर क्लोज सेट, यहाँ पर इनफाइनाइट क्लोज सेट है इसके अंदर। अब कह रहा है कि सर्वत समुच्चयों का एक सवच्च संग्रह, यानी ये जितने भी इसके अंदर क्लोज सेट है, इन क्लोज सेटों का एक संग्रह, इन सब को मिला लो एक साथ। 10 है तो 10, 20 है तो 20, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, जितनी भी संख्या उन सबको मिला लो। उन सब का संग्रह, उन सब का संग्रह का सर्वनिष्ठ एक सर्वत होता है। अगर आप उस समुच्चयों को सबको मिला लो, और इस समुच्चय में कुछ देखो, जैसे आपको ये दे रखा है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको एग्जांपल इसके अंदर से। जैसे हमें यह कोई क्लोज सेट दे रखा है, दूसरा क्लोज सेट हमें यहाँ पर दे रखा है, तीसरा क्लोज सेट हमें यहाँ पर दे रखा है, चौथा क्लोज सेट हमें यहाँ पर दे रखा है। इस प्रकार क्लोज सेट है। इसके अंदर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्लोज सेट है, यहाँ पर है, इधर है, इधर है, इस तरफ, जिसको पूरा घेरा हुआ है। अब इन सब का क्या होगा, एक कॉमन पार्ट होगा। जैसे इन हमने 4 सेट लिए इसके अंदर, 1 2 3 4। अब 4 सेट का भी यहाँ पर ये देखो, ये कॉमन हिस्सा है। अब ये कह रहा है जो ये कॉमन हिस्सा है, यानी ये जो इंटरसेक्शन है सबका, ये इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक क्लोज सेट ही होता है। अगर ये सब क्लोज सेट है तो इन सब का ये इंटरसेक्शन भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। हमें थ्योरम में स्टेटमेंट ये दे रखी है, तो हमें ये सब क्लोज सेट दे रखे हैं, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन क्लोज सेट दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज सेट, अब किसी को क्लोज सेट पर प्रूव करना है आपको, किसी को क्या करना है, आपको क्लोज सेट दिखाना है। इसका मतलब उसका जो पूरक होगा ना एफ डैश, उस पूरक को आप क्या दिखा दोगे, आप एफ डैश ले भले ए डैश ले। अब उस ए डैश को आप क्या दिखा दोगे, ओपन दिखा दोगे। अगर आपने ए डैश को ओपन दिखा दिया, उसका पूरक को आपने ओपन दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ए हो जाएगा वो हमारा क्लोज हो जाएगा। डेफिनेशन में यही पढ़ा था। अब जब जिसका पूरक ओपन आता है, जब एक क्या होता है, क्लोज होता है। तो हम इसका जो इंटरसेक्शन का जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम क्या, इसका जो पूरक होगा ना, इस पार्ट का पूरक, इसको क्या बता देंगे, हम ओपन बता देंगे। तो जो पीछे बचेगा वो क्या बचेगा, क्लोज बचेगा, ठीक है। ये मोटा मोटी इसमें काम करना है, मैंने आपको बता दिया है। अब लैंग्वेज में बस लिखना है किस प्रकार, समझ में आपको यहीं से आ जानी चाहिए पूरी। देखो जैसे जिस प्रकार इन्होंने लिखा है, क्या जैसे आपको कोई एक प्रूफ, देखो इसका प्रूफ किस प्रकार करवा रहा है। माना x, d
एक दूरिक समष्टि है। अब ये एक दूरिक समष्टि है मान लिया। अब इसके अंदर क्या हम मानेंगे, कोई एक सर्वत समुच्चय मानेंगे इसके अंदर। अब इसने सर्वत समुच्चय क्या माना है हमने, हम भी वही मान लेते हैं। हाँ, इन्होंने सी मानना है देखो, तथा सर्वत समुच्चय तथा सर्वत समुच्चय का संग्रह क्या है, सी आई, जहाँ आई इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 इस प्रकार है। ठीक है, ठीक है। ये तथा सर्वत समुच्चयों का संग्रह सी आई इक्वल टू 1 2 3 4 हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये हमें मान लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव क्या करना है। देखिए, प्रूव हमें करना है कि जो हमारा सी आई है ना, इसका जो इंटरसेक्शन होगा ना वो क्या है, वो भी एक जो इसका इंटरसेक्शन होगा ना यहाँ 1 से लेके n तक, इसका जो इंटरसेक्शन होगा ना ये भी क्या है, एक सर्वत समुच्चय होता है। ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सिद्ध किस प्रकार हम इसे करेंगे। पहले देखो हमें यहाँ पर दिए, अगर हम दो केस लेकर चलेंगे। पहला केस है यदि सी आई इक्वल टू 5 हो, हम पहला केस लेके चलेंगे कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो एलिमेंट ही नहीं है तो हमने पिछले थ्योरम से में हमने जो मेरी पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था, अगर किसी के अंदर एलिमेंट नहीं होता है तो वो भी क्या होता है, एक क्लोज सेट ही होता है। इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन भी एक क्लोज सेट ही होगा। ठीक है, अब उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब सी आई क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज सेट। इसका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, एक क्लोज सेट। आप कोष्टक में से लिखते जाना सर्वत समुच्चय, इसमें भी सर्वत। ठीक, ये होता है हमारा जब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। दूसरा हम केस लेके चलते हैं, हम इसके अंदर एलिमेंट है, यानी ये फाई नहीं हो सकता। अब इसके अंदर एलिमेंट है यानी ये फाई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, हम कोई एलिमेंट इसके अंदर मान लेते हैं। हम इसके अंदर कोई एलिमेंट है, एक्स है, जो सी आई के अंदर है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। इसके अंदर हमने एक एलिमेंट मान लिया है कि इसके अंदर एलिमेंट एक्स है। ठीक है, अब देखो हमें सी आई क्या दे रखा है, सर्वत समुच्चय दे रखा है, सर्वत हैं, ये हमें दे रखा है। अब सर कह रहा है कहाँ दे रखा है, तो ये कह रही है देखो सर्वत समुच्चयों का संग्रह, फिर मतलब हर एलिमेंट होगा वो सर्वतित होगा। इसका मतलब सी आई हमें सर्वत दे रखा है। अब इसका हमें सिद्ध करना है इसका इंटरसेक्शन सर्वत होना चाहिए, यही तो दे रखा है। अब ये हमें दे रखा है कि ये क्या है, एक क्लोज सेट हैं। ठीक है, अब अगर ये क्लोज सेट होता है, जब हम अगर कोई सेट है, ये एफ है, ये क्लोज सेट कब होगा, जब इसका एफ डैश होगा ना वो क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। यही होती है परिभाषा। इसका मतलब इसका जो पूरक होगा ना सी आई डैश, वो क्या होगा, विवर्त हैं। इसका पूरक क्या है, विवर्त हैं। अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि विवर्त समुच्चयों का संग्रह भी क्या होता है, विवर्त समुच्चयों का जो संग्रह का जो हमारा जो कॉमन हिस्सा होता है ना, जो इंटरसेक्शन, वो भी क्या होता है, एक विवर्त समुच्चय होता है। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था ना, बहुत सारे विवर्त। यहाँ पर हम सर्वत ले रहे तो वहाँ पर था विवर्त समुच्चयों का एक स्वच्छ संग्रह सर्वनिष्ठ विवर्त होता है।
यानी सभी विवर्त समुच्चयों को मिला देंगे तो वो भी क्या होगा, एक विवर्त होगा। अब हमें यहाँ पर ये क्या एक विवर्त है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, विवर्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका इंटरसेक्शन है I1 से लेके N CI, ये भी एक क्या होगा, विवर्त है। समझ में आ गया किस प्रकार विवर्त है। हमने पिछले थ्योरम में सिद्ध किया है, अगर कोई ये विवर्त होता है तो इसका मतलब ये भी क्या होता है, एक विवर्त होता है। ठीक है, अब एक आती है नई चीज सीखने को मिलती है। यहाँ पर देखो अगले, देखो आगे क्या होगा, हमने एक डी मॉर्गन नियम लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, डी मॉर्गन नियम। अब डी मॉर्गन नियम क्या होता है वो देखिए। डी मॉर्गन नियम होता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरक होगा वो होगा आपके ए का पूरक यूनियन बी का पूरक, और जो ए यूनियन बी का जो पूरक होता है वो होता है आपके ए का पूरक और इंटरसेक्शन बी का पूरक। ये नियम होता है हमारा किसका, डी मॉर्गन नियम। व्यापक नियम है ये तो, एकदम सबको पता होगा मेरे ख्याल से। सब बीएससी अभी तक कई सेकेंड ईयर में हो गया, कई फाइनल ईयर में होंगे, तो मेरे ख्याल से ये आपने पढ़ा होगा। डी मॉर्गन नियम बहुत ही फेमस है। अब देखो ये तो हम जब 12th में पढ़ते थे उस समय ही आता था, ये तो सेट में आता था ना, ये सब दोनों नियम सेट में, समुच्चय वाले में उस समय आते, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये नियम किस प्रकार अप्लाई करेंगे, देखो हमें दे रखा है, देखो इंटरसेक्शन हमें दे रखा है, हमें ये इंटरसेक्शन दे रखा है, हमें यूनियन बताना है। इसका मतलब अब इसका इंटरसेक्शन है ये, इसका मतलब इसको हम यूनियन में लिख सकते हैं, ये इंटरसेक्शन है, इसको हमने यहाँ पर यूनियन में लिखा है, तो हम यहाँ इस इंटरसेक्शन को यूनियन में लिख सकते हैं। या हम ये कहें कि यहाँ अलग अलग एलिमेंट का इंटरसेक्शन, हम यहाँ पर क्या है अलग अलग एलिमेंट का देखो ले रखा है आपको पूरक। देखो पहले C1 का, हम C1 रखेंगे तो C1 का पूरक, बाद C2 रखेंगे तो C2 का, C3 का, C4 का, C5 का, अलग अलग एलिमेंट का पूरक का इंटरसेक्शन कर रखा है। देखो तो ये अलग अलग, यानी इसका इंटरसेक्शन यहाँ अलग अलग हुआ, इसका ये भी इंटरसेक्शन है। इसका मतलब यहाँ पर भी देखो C1 का पहले इंटरसेक्शन, फिर यहाँ पर C2 रखोगे C2 का इंटरसेक्शन, सबका अलग अलग कर रखा है। इसका मतलब इसको साथ में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, ए यूनियन बी का पूरे का पूरक ले लेंगे। ये भी इसी प्रकार होगा, ये होगा कि यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n, इसका पूरे का यूनियन। सॉरी ये गड़बड़ हो गई, दोबारा देखना। हाँ, अब हमने एक ये भी पढ़ा है, देखो ये विवर्त होता है, तो ये विवर्त होता है, इसका मतलब दोबारा देखो इसके अनुसार, देखो ए ये इंटरसेक्शन है। अब देखो दोनों नियम से कर सकते हो, यहाँ पर दो नियम बोले होते हैं। देखो सभी विवर्त समुच्चयों का सवत संग्रह भी क्या होता है, सर्वनिष्ठ भी, उसका सर्वनिष्ठ भी विवर्त होता है। सभी विवर्त समुच्चयों का यूनियन सम्मिलन भी एक विवर्ती होता है। दोनों थ्योरम हमने पढ़ी है, दोनों थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सर्वनिष्ठ वाली अप्लाई कर दी है, अब आप यहाँ पर यूनियन वाले भी कर सकते हो। यूनियन होता है वो I इक्वल टू 1 से n CI, वो भी क्या होगा, विवर्त होगा। तो अब आप ये भी अप्लाई करोगे तो भी ये गलत नहीं है, और ये भी करोगे तो भी ये गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भी होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको ये इंटरसेक्शन दे रखा है यहाँ पर, इसका इंटरसेक्शन है ये, हम ये लिख सकते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर, यानी अलग अलग का इंटरसेक्शन करे, इसका मतलब सबका इंटरसेक्शन के ऊपर एक इंटरसेक्शन लगा दो, वो हो जाएगा। यहाँ पर हम ये नीचे वाला नियम नहीं लगाएंगे। नियम ये नीचे वाला कब लगता है, जब यहाँ पर देखो
यूनियन करना हो तब, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन करना हो तब लगता है। अब यहाँ पर पहले से इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये नियम है। जरा ध्यान से देखिए, इनको फर्क लगता है आपको, ये नियम यहाँ पर ये लग रहा है। अगर यहाँ पर यूनियन होता तब नीचे वाला लगता, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये ऊपर वाला लगेगा, ये लगेगा नियम। देखो इसमें मैंने क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो करवाई है तो ये नियम ये लगेगा नियम, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है और ये इंटरसेक्शन वाला है। अगर यूनियन होता तब ये नीचे वाला लगता, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों का इंटरसेक्शन के ऊपर आप पूरक ले लीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ दोनों के ऊपर, यानी सी आई के पूरे के ऊपर अगर आप पूरक ले लोगे तो भी ये कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये भी एक क्या है, एक विवर्त होता है, ये भी क्या है, विवर्त है। अब हमने देखो एक हमने अभी मानना था कि देखो एफ होता है ना, एफ ये एक ओपन है, ठीक है, एफ का पूरक है, ये ओपन है, तो एफ क्या होगा, क्लोज होगा। अब ये इसका पूरक ये एक ओपन है, ठीक है, तो केवल इतना है ना, ये क्या होगा, क्लोज होगा। इसका मतलब क्या होगा, एन आई इक्वल टू 1, सी आई क्या होगा, सर्वत होगा, सर्वत हैं। अब हम लास्ट में हम लिख देंगे अतः, ये पूरी वापस लाइन लिख देनी है, इसमें सिद्ध यहाँ तक हो चुका है, प्रूव। यह प्रूव हमने को इनका इंटरसेक्शन है, ये सर्वत बताना था, हमने बता दिया है, ये सर्वत हैं। इस प्रकार देखो, दोबारा एक बार देख लीजिए, इसे बहुत अच्छी थ्योरम से देखो। इसका जो सर्वत समुच्चय होता है ना, जो क्लोज सेट होता है, उसका जब एक साथ मिला दोगे तो वो भी क्या होगा, एक सर्वनिष्ठ भी एक क्या होगा, एक सर्वत समुच्चय होगा, ठीक है। अब हमने कोई एक सर्वत समुच्चय का एक संग्रह ये मान लिया। अब यहाँ पर ओ आई, सी आई, डी आई, ए बी सी डी में बहुत सारे अक्षर होते हैं, कुछ भी मान सकते हो, हमने ये मान लिया। तो हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि इसका इंटरसेक्शन होगा, वो भी क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। ये तो क्लोज दे रखा है, क्योंकि ये तो सर्वत समुच्चयों का संग्रह पूछना है, इसका मतलब यहाँ पर सर्वत समुच्चय आएगा। अब इसका इंटरसेक्शन सर्वत होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब पहला केस लेकर चलते हैं, ये इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तब तो हमें सीधा ही पता चल जाएगा इसकी ये क्या है, कि क्लोज है। अब दूसरी कंडीशन लेकर चलते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट है। अब हमने कोई एलिमेंट मान लिया, इसके अंदर एलिमेंट ये है, ठीक है। हमें दे रखा है ये क्या है, एक क्लोज है, हमने यहाँ लिख दिया ये क्लोज है, ठीक है। अब ये एक क्लोज है, तो इसका जो पूरक होता है वो क्या होता है, एक विवर्त होता है, ये विवर्त होता है। इसका मतलब हमने एक पीछे थ्योरम पढ़ी थी, इसका विवर्त समुच्चय में सभी विवर्त समुच्चयों का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक विवर्ती होता है। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन लिया तो भी ये एक विवर्ती है। अब हमने यहाँ डी मॉर्गन नियम लगा दिया। डी मॉर्गन नियम में क्या होता है, इसका इंटरसेक्शन होगा तब ये नियम लगेगा, अगर यूनियन होता तो ये नियम लगता। तो वापस सबके ऊपर पूरक समुच्चय का लगेगा, तो ये एक पूरक समुच्चय है, सॉरी ये एक विवर्त सेट है। तो विवर्त सेट है तो इसका मतलब जो हमारा अंदर वाला है वो क्या हो जाएगा, एक क्लोज सेट हो जाएगा, और ये हमारा होता है प्रूफ। तो देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए इसकी। आगे एक और थ्योरम करता है, देखो आगे एक और थ्योरम देखते हैं इसमें।
in any matrix space XD the union of a finite family of closed set is closed of closed set is closed। स्टेटमेंट है इसका, किसी दूरिक समष्टि XD में, किसी दूरिक समष्टि XD में एक परिमित संख्या में एक परिमित संख्या में सर्वत्र समुच्चयों का सम्मिलन, सर्वत्र समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है? सर्वत्र होता है। हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है, ठीक है। देखिए प्रूव, किस प्रकार करेंगे देखो। हमें पहले स्टेटमेंट समझ लो क्या दे रखा है। किसी दूरिक समष्टि दे रखी है, उसमें परिमित संख्या में सर्वत्र समुच्चयों का सम्मिलन भी क्या होगा? सर्वत्र का सम्मिलन करते उसका यूनियन। अब सभी आप क्लोज सेट का एक यूनियन ले लो तो वो भी एक क्या होगा? क्लोज सेट ही होता है, बिल्कुल होता है। और यही ओपन सेट में होता है कि भाई सभी ओपन सेट का जो यूनियन होता है वो भी एक ओपन सेट होता है, और यही हमें क्लोज सेट में प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार करते हैं। मान लीजिए XD एक दूरिक समष्टि है। XD क्या एक दूरिक समष्टि है। आगे दे रखा है तथा मान लीजिए, मानना है हमें कोई, इसमें भी कोई हमने सेट मानना है, अवयव मानना है। हमने कोई मान लिया, मान लीजिए CI जहाँ I इक्वल टू 1 2 3 4, ये लिमिट n है। देखो परिमित संख्या दे रखा है, ऐसा नहीं सभी यूनियन, सबका यूनियन ले लो। सबका यूनियन तो अब अंत होगा ही नहीं उस यूनियन का, तो अब हम कैसे बता पाएंगे भाई ये क्या होता है? सर्वत्र होता है। इसका मतलब यहाँ फाइनाइट है, यहाँ n लेना है, ठीक है। एक परिमित संख्या में सर्वत्र समुच्चयों का संग्रह है। सर्वत्र समुच्चयों का क्या है? ये संग्रह है। देखो ये हमें बात दे रखी है, सिद्ध क्या करना है? देखो सिद्ध करना है कि इसका जो यूनियन होता है ना CI का, ये यूनियन की बात कर रहा है, ये यूनियन भी क्या होता है? एक सर्वत्र समुच्चय होता है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, बस बहुत इजी है। ये हमें सर्वत्र समुच्चय ये सिद्ध करना है, ठीक है। CI हमें क्या दे रखा है? एक सर्वत्र दे रखा है। CI हमें सर्वत्र दे रखा है, तो देखो दिया है CI क्या है? सर्वत्र है। क्लोज दे रखा है CI, तो
CI एक क्लोज दे रखा है। तो हम आगे करेंगे कि जो हमारा इसका पूरक होगा वो क्या होगा, एक विवर्त होगा। ये एक सर्वत समुच्चय दे रखा है तो इसका पूरक क्या होगा, विवर्त होगा। अब ये विवर्त है तो हम यहां से हम क्या कह देंगे, हम यहां से हम कह देंगे देखो कि जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो भी एक क्या होगा, विवर्त होगा। हम कह सकते हैं ना, अगर विवर्त समुच्चयों का हमने पिछले, ये तो अभी पिछले वाले में किया, देखो इसका इंटरसेक्शन विवर्त होता है, ये तो हमें अभी किया ही है। तो हम देखो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन नियम लगाएंगे। यहां पर डी मॉर्गन नियम किस प्रकार लगेगा, देखो डी मॉर्गन नियम यहां पर लगेगा। देखो हमने पढ़ा था ना इंटरसेक्शन वाला नियम, क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये था ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन, यही था। अगर इंटरसेक्शन होता है तो ये पूरक है, देखो यहाँ पर, तो ये इंटरसेक्शन होता है तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन में हो जाएगा, I = 1 N CI और पूरे के ऊपर बाहर लिखते हैं, ठीक है। ये है इसमें नियम। दूसरा नियम हमारा ये था ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, हाँ ठीक है, यही था। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक विवर्त हो जाएगा। अब ये विवर्त होगा तो इसका जो, अब ये पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय क्या है, पूरक समुच्चय, ये पूरक समुच्चय अगर विवर्त है तो इसका मतलब ये जो अंदर वाला है ये क्या है, एक सर्वत है। इसका मतलब जो यूनियन ऑफ N I = 1 है, CI है, ये क्या एक सर्वत है, ये एक सर्वत है। अब यहाँ अब मैं लिखना भी है, जहाँ I = क्या है, 1 2 3 4 और N फाइनाइट नंबर है। हमें यहाँ पर मेंशन भी करना है। यहाँ पर क्यों करना है, क्योंकि परिमित संख्या में ये बताना है हमें फाइनाइट नंबर होता है या नहीं होता है, ये हमें। अब ये आप यहाँ पर भी मेंशन करो तो भी एक ही बात है, और यहाँ पर भी आप करते साथ में चलते जाओ, ये भी और इसको भी, इन सब को अगर आप, यानी ये फाइनाइट है तब ये क्या एक सर्वत समुच्चय होता है, क्लोज सेट होता है, ठीक है। इसको दोबारा समझ लीजिए। देखो क्या दे रखा है हमें, सीधा सा दे रखा है एक XD एक द्विरेख समष्टि है, उसमें परिमित संख्या में तो सर्वत समुच्चयों का सम्मिलन होता है, वो भी सर्वत होता है। तो हमने कोई एक सर्वत समुच्चयों का संग्रह ये मान लिया, ठीक है। हमें सिर्फ ये करना है कि इसका जो यूनियन होगा वो भी क्या होगा, एक सर्वत समुच्चय होगा। हमने पिछले थ्योरी को A to Z एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट वही लिखा है हमने। CI हमें सर्वत दे रखा है, इसका मतलब इसका जो पूरक होगा वो क्या होगा, विवर्त होगा। हमने पिछले डेफिनेशन पढ़ी है इसके, तो क्लोज सेट की क्या होती है, यही होती है। इसका मतलब जो इसका इंटरसेक्शन होगा सबका, ये भी एक विवर्त होता है, ये विवर्त है तो इसका इंटरसेक्शन विवर्त होता है। ये भी पिछले थ्योरम में पढ़ा हुआ है। अब लिख लीजिए, प्रमेय का नाम लिख लीजिए, साथ में से प्रमेय का नाम लिखते हुए चलिए कि विवर्त समुच्चयों का जो सम्मिलन होता है वो भी एक विवर्त समुच्चय होता है। सॉरी, सम्मिलन क्या, ये सर्वनिष्ठ भी एक विवर्त समुच्चय होता है। तो आप साथ में से लिख कर चलिएगा, जब परीक्षा में क्वेश्चन आए ना तो साथ में तब अच्छा लगेगा, उससे भी पता होगा भाई कि हाँ इसके ये पहले पढ़ा हुआ है। तो इसका जो पूरक होगा ये भी एक विवर्त होगा। तो जो अंदर वाला है वो क्या हो जाएगा, एक सर्वत हो जाएगा, जहाँ I एक फाइनाइट नंबर है, परिमित नंबर है। ये हमारी दो थ्योरम थी, ये हमारी कंप्लीट होती है। आप इसकी एक बार फोटो लीजिए। आगे हम एक अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लोज सेट में हमारा जो थ्योरम्स का पार्ट था वो आज कंप्लीट होता है।
आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर ही है, ओपन एंड क्लोज सेट के अंदर ही, क्योंकि ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें भी अभी तक आपकी 2-3 क्लासें और है, तब पूरा हो जाएगा बाद में। देखो आगे आता है लिमिट पॉइंट। आज नया टॉपिक है ये एकदम, लिमिट पॉइंट। यानी सीमा बिंदु। ये नया टॉपिक है, ठीक है। तो देखते हैं, जानते हैं क्या होता है लिमिट पॉइंट। सॉरी, देखो लिमिट पॉइंट के बारे में जानते हैं। लिमिट पॉइंट क्या होता है? तो देखो विद्यार्थियों, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लोज सेट, ओपन सेट, इनर्शिया पॉइंट, नेबरहुड, तो हमने उस पर जैसे ही हमने देखो डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसके थ्योरम्स, जैसे हमने पिछले में क्लोज सेट की पढ़ी, तो उसके बाद हमने 3 थ्योरम किए। तो आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ेगा उसके बाद थ्योरम्स आएगी। इसका मतलब मैं यहाँ पर आज 2-3 बता दूंगा, कल भी आपको 3-4 और डेफिनेशन है, उसके बाद हम थ्योरम्स का पार्ट करेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ आपको यही हुआ कि इसमें जो थ्योरम्स आती है ना, वो डेफिनेशन के ऊपर ही है। अगर आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई तो आपका थ्योरम्स का पार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है उसमें ज़्यादा, वो बस दोबारा लिखवाता देता है ऐसा। बस आपको डेफिनेशन क्लियर है तो थ्योरम्स ऑलरेडी क्लियर है। तो डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट। ध्यान से समझिए इसको, क्या होता है लिमिट पॉइंट। तो हम देखो, हम जैसे समझते हैं बुक के अनुसार समझेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम एक आसान भाषा में समझते हैं। देखो सीमा बिंदु यानी सीमा पर स्थित बिंदु, ठीक है। ये कह रहा है कोई एक सेट है, ये कोई ये सेट है। अब कोई एक लिमिट पॉइंट x है, कोई लिमिट पॉइंट क्या है, x है। अब ये लिमिट पॉइंट ये लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? ये लिमिट पॉइंट जब कहलाता है जब इसका विवृत गोलक, ओपन स्फीयर। तो आपको ओपन स्फीयर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए भाई। ओपन स्फीयर, तो ओपन स्फीयर का नाम देते ही पता होना चाहिए, उसके अंदर एक विवृत गोलक बनेगा, वो सीधा होगा। तो इसका जो आपको x का जो विवृत गोलक है, उसका कम से कम थोड़ा सा हिस्सा आपको किसके अंदर लेना है। ये बहुत लंबा हो गया, देखो दोबारा देख लो। देखो हमने यहाँ पर कोई सेट है A, हमने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया x। अब इसका हमने कोई विवृत गोलक बनाया ऐसा। तो ये कह रहा है कि ये x A का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? x A का सीमा बिंदु होता है, वो कब होता है? जब x को केंद्र मानते हुए यहाँ अगर कोई विवृत गोलक बनाएंगे, अगर उस विवृत गोलक का थोड़ा सा भी हिस्सा यदि A सेट के अंदर आ रहा है, तो ये x A का क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। दोबारा देखो, दोबारा सुनिए ध्यान से। देखो कोई A सेट है, x कोई पॉइंट है। यदि उस पॉइंट पर एक ओपन स्फीयर बनाया जाए और वो ओपन स्फीयर का थोड़ा सा हिस्सा यदि A सेट के अंदर आ जाए, यानी ये हमने यहाँ पर ओपन स्फीयर बनाया, उसका थोड़ा सा हिस्सा, देखो ये जो हमारा ये हिस्सा है ना, ये किसके अंदर आ गया? सेट A के अंदर आ गया। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा जो x होगा वो A का क्या कहलाएगा? सीमा बिंदु कहलाता है।
मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो चुकी होगी डेफिनेशन, बहुत ही आसान भाषा में समझा दी मैंने। इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं वो देखो। इनको लिखते हैं, अगर आप अब देखो यहाँ पर विवर्त गोलक बनाओगे तो यहाँ क्या होगा, एस आर एक्स, यही होता है विवर्त गोलक। विवर्त गोलक यही होता है, तो एस आर एक्स, एक्स को केंद्र मानते हुए। तो अगर ये कह रहा है उस केंद्र में से अगर आप उस पॉइंट को कम भी कर दे, उस सेट को आप अगर कम भी कर देवे और उसके बाद अगर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो कभी भी खाली नहीं होगा, ये कह रहा है। ये आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ये कह रहा है अगर इस विवर्त गोलक में से आप अगर एक्स पॉइंट को साइड में भी कर दो, एक्स अगर इसके अंदर है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है अगर एक्स इसके अंदर है या नहीं है। दूसरा हम कोई एक ऐसा सेट लेते हैं, ये ए सेट है। अब यहाँ हमने एक्स पॉइंट ले लिया, एक्स पॉइंट हमने यहाँ इसके अंदर ही ले लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कोई विवर्त गोलक बनाया तो ये बन गया, ठीक है। अब इसका ये एक्स किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर ही आ रहा है ना, एक्स ए के अंदर ही आ रहा है ना यहाँ पर। इसका मतलब ये एक्स ए का क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ पर ये तो अंदर नहीं आ रहा है, फिर भी हमने एक ऐसा विवर्त गोलक बना रहा है ताकि वो थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर आ जाए। यानी ये इसका कहने का अर्थ है उस विवर्त गोलक में से अगर उस एलिमेंट को निकाल भी दिया जाए, यहाँ पर देखो एक्स को निकला हुई तो है, या एक्स इसके अंदर कहाँ है, सेट ए के अंदर नहीं है ना। इसका मतलब ये विवर्त गोलक में से अगर इसको निकाल भी दिया जाए, फिर भी अगर ए के साथ अगर इंटरसेक्शन करवाया जाए, इस विवर्त गोलक का ए के साथ इंटरसेक्शन करवाया जाए तो ये कभी खाली नहीं होगा। यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट होंगे, यहाँ पर देखो कॉमन में कुछ होगा, तब ये क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाता है। एक्स ए का क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। तो अब हमें इस डेफिनेशन से क्या बात समझ में आई, मैंने अभी जो बोला इससे क्या समझ में आया, इससे ये क्लियर हुआ कि ज़रूरी नहीं है ये एक्स होगा ना वो ए का कोई एलिमेंट ही होगा। अब यहाँ पर देखो या एक्स ए का एलिमेंट है क्योंकि एक्स एक सेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्स ए का एलिमेंट ही हो, वो कोई बाहर का भी हो सकता है। यहाँ एक्स लिमिट पॉइंट है ना, तो ये एक्स देखो ये बाहर ही तो है एक्स। अब इसका विवर्त गोलक का थोड़ा हिस्सा आ रहा है तो ये लिमिट पॉइंट हो गया। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये कोई इसका जो ए का कोई एलिमेंट ही होता है लिमिट पॉइंट, बाहर का भी हो सकता है। इसको एग्जांपल से भी समझेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। देखो देखो किस प्रकार आपको बुक ने लिखा है। देखो इन्होंने कहा है सीधी डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, आप छोड़ो, आप सीधा मैथमेटिकल फॉर्म लिख दो। मैंने आपको समझा तो दिया ही है और आपको क्लियर भी हो जाएगा और आपकी इससे थ्योरम्स भी हो जाएगी। और जो बुक में लिखा है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, वो आपको समझ में भी कुछ नहीं आएगा। इसको आप सीधी आसान भाषा में समझ जाना कि ये लिमिट पॉइंट कब होता है, जब आप अगर उसमें से थोड़ा कॉमन हिस्सा फाई नहीं होना, यानी वो खाली नहीं है, कुछ कॉमन है, तो वो एक्स ए का क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाता है। यहाँ कुछ एग्जांपल समझते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो किस प्रकार वो सेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए एक्स, तभी लिमिट पॉइंट होता है, किस प्रकार होगा तब भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कोई सेट दे रखा है, बुक में दे रखा है, देखो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस प्रकार आप 1/n करोगे लास्ट, ठीक है। जहाँ n है ना हमारा कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। ये हमें कोई सेट दे रखा है, ठीक। अब ये बताना है, इसका लिमिट पॉइंट बताना है हमें क्या बताना है, इसका लिमिट पॉइंट।
अब बताओ ये सेट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 1/n तक है। n नेचुरल नंबर है, यानी आप इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये 1 से 0 के बीच में ये सेट हम यहाँ जो रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट इस 0 और 1 के बीच में ही है। ये पूरा ए सेट है, ये इस ए सेट इसके बीच में ही है, यानी ये जो हमारा सेट है ये सेट हमारा पूरा ए है इस बी के बीच में, इसके बीच में बहुत सारी संख्या है। अब देखो एक, सॉरी मैंने यहाँ गलत बना दिया, एक क्या क्लोज में है, क्यों है क्लोज में, क्योंकि एक तो शामिल है इसमें, 0 शामिल नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तो कब होगा, इसलिए मतलब 0 शामिल नहीं है। 0 होती यहाँ पर संख्या बहुत सारी आएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर आप किसी को लिमिट पॉइंट कह रहे हो तो उसका आप उसको एक केंद्र मानते हो, उसका विवर्त गोलक बनाइए। अगर विवर्त गोलक का थोड़ा सा हिस्सा भी सेट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा लिमिट पॉइंट है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई एक ऐसा, जैसे हमने 1 को लिया तो हम 1 को हम यहाँ पर एक ऐसा विवर्त गोलक बनाएंगे, इसको यहाँ पर ऐसा, ठीक है, बना लिया। अब देखो इसका थोड़ा सा हिस्सा क्या सेट ए के अंदर है, बताओ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक के बाद क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब 1 के बाद सीधा क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यहाँ पर 1/2 होता है 50%, यही होता है ना। 1/4 लगभग यहाँ पर होगा, 1/3 सॉरी 1/4 हमारा यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, यहाँ पर 1/6, यहाँ पर बहुत सारी संख्या होगी इधर इधर आते आते, इस प्रकार होगा। इसका मतलब हमने जो सेट बनाया क्या इस सेट के अंदर आ रहा है। अब 1/2 तक वैल्यू लेंगे तब कोई जाके सेट बनेगा, हमने जरूरी थोड़ी 1/2 तक ले, हम थोड़ी सी संख्या ले सकते हैं। इसका मतलब क्या ये सेट के अंदर आएगा, इसका मतलब ये एक क्या नहीं हो सकता, ये एक तो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पर विवर्त गोलक बना रहे हैं तो वो सेट तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1/2 1/3 यहाँ से। अब देखो आप सेट बना रहे हो तो ये ना इधर वाला हिस्सा आ रहा है काउंट सेट के अंदर, ना इधर वाला हिस्सा है, सेट तो यहाँ से है बाद में, 1 के बाद में सीधा 1/2 है भाई, बीच में तो संख्या ही नहीं है ये सेट के अंदर, बीच के बाद संख्या ही नहीं है। सेट तो हमें ये दे रखा है ना, 0 1 के बीच सारी संख्या थोड़ी लेनी है, हमें तो केवल सेट में जो दे रखी है वही लेनी है, इसका मतलब ये लेनी है। अब 0 को हम लिमिट पॉइंट चेक करेंगे, 0 अगर लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अगर 0 पर अगर थोड़ा सा अगर आप बना दो तो क्या वो सेट के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर संख्या बहुत सारी नगड़ी एकदम, वो कहते हैं ना थोड़ी एकदम, यहाँ पर बहुत सारी संख्या है। यानी 0 के पास आते हुए ऐसे है, 0 के पास आते हुए ऐसे एकदम 0.0001, 0.000001, 0. बहुत सारे ऐसे इस प्रकार यहाँ पर नंबर होंगे। इसका मतलब उसका थोड़ा सा हिस्सा तो आप सेट के अंदर आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब ये 0 क्या हुआ, हमारा लिमिट पॉइंट हुआ। हमारा यहाँ पर लिमिट पॉइंट होता है वो क्या है, 0 है, ठीक है, क्लियर। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल तो कुछ नहीं है, जैसे हमें यहाँ पर कोई लाइन दे रखी है। अब यहाँ पर देखो, अब 1 -2 -1 0 1 2, अब इसका आप लिमिट पॉइंट बताओगे, लिमिट पॉइंट क्या है, तो लिमिट पॉइंट इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम विवर्त गोलक बनाएंगे तो हम ये भी अब किसी सेट के अंदर नहीं आ रहा है, इसका ना इधर वाला हिस्सा आ रहा है ना इधर वाला आ रहा है। अब यहाँ पर अगर बना देंगे तो ये भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये विवर्त गोलक, सॉरी, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड एग्जांपल। अब हम अगली डेफिनेशन एक और पढ़ते हैं डाइवर्स सेट की, वो क्या होता है।
एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं, डाइवर्ट सेट। यानी हिंदी में कहते हैं इसे व्युत्पन्न समुच्चय डाइवर्ट सेट। डाइवर्ट सेट यानी व्युत्पन्न समुच्चय। ये जानते हैं क्या होता है। देखो डाइवर्ट सेट क्या होता है। देखो अब क्या है, देखो डाइवर्ट सेट होता है, इसको हम डी से लिखते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कोई सेट ए है, ये कोई सेट ए है। अब इसके हमने यहाँ पर एक कोई लिमिट पॉइंट मान लिया, एक्स इसका विवर्त बोले इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर हमने वाई बिंदा इसका भी अंदर आ रहा है, हमने यहाँ पर कोई मान लिया तो इसका भी इसके अंदर आ रहा है, हमने यहाँ पर मान लिया तो इसका भी इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर मान लिया तो इसका भी आ रहा है। यानी यहाँ पर देखो बहुत सारे लिमिट पॉइंट है, बहुत सारे लिमिट पॉइंट है ना। इसका मतलब एक्स वाई जेड बहुत सारे लिमिट पॉइंट हो गए। अब उस लिमिट पॉइंट के सभी को समूह को क्या कहते हैं, एक उस लिमिट पॉइंट के जो सेट होगा ना, जो लिमिट पॉइंट होगा समुच्चय, उस समुच्चय को क्या कहेंगे, डी ए कहेंगे। ये होता है हमारा डी ए। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इन्होंने लिखा है एक्स डी क्या है, एक दूरिक समष्टि है। एक्स डी क्या है, दूरिक समष्टि। मानना एक्स ए का क्या है, उप समुच्चय, सॉरी ए एक्स का उप समुच्चय, ए एक्स का उप समुच्चय है, तब ए के सभी सीमा बिंदुओं के समुच्चय, ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय के सभी सीमा बिंदुओं के समुच्चय ए, सभी सीमा बिंदुओं के समुच्चय ए को क्या कहेंगे, डी ए, समुच्चय डी ए हो जाएगा। ठीक है, ये डी ए को व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। व्युत्पन्न समुच्चय समझ में आ गया होगा। व्युत्पन्न समुच्चय कुछ नहीं होता, अब सभी लिमिट पॉइंट हो गए, वो सभी लिमिट पॉइंट किस में होंगे, ए के अंदर हो गए। ये होता है आपके मैथमेटिकल फॉर्म इसकी, ये होता है आपके व्युत्पन्न समुच्चय। तो आगे देखते हैं, अगर आज टाइम है तो करते हैं, वरना आज की क्लास यहीं तक देखते हैं। मेरे ख्याल से व्युत्पन्न समुच्चय आपको पूरा एकदम क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आता है हमारा क्लोज सेट। अब सर कह रहे क्लोज सेट तो पिछले हमने पढ़ लिया था, लेकिन वो क्लोज सेट अलग था, ये क्लोज सेट अलग है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए देखो, आज हमने क्या पहले देख लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। 2 थ्योरम कर ली, 2 डेफिनेशन पढ़ ली, 4 5 पढ़ लिए। तो ये 2 आज मैंने डेफिनेशन पढ़ी है वो बिल्कुल आपको कन्फर्म होनी चाहिए, और जो थ्योरम्स थी वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो भी आपको एकदम आनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा क्लोज सेट और कुछ डेफिनेशन और कुछ थ्योरम्स। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।